की नींदें उड़ा दी हैं। देखिए, जो आज तेजस्वी यादव ने भाषण दिया है और वो भाषण ऐसा अभूतपूर्व किस्म का भाषण था जिससे मैं कह सकता हूं कि भले ही नंबर, संख्या, तमाम तरह की चीज़ें आरजेडी या महागठबंधन के पक्ष में नहीं गई, लेकिन कहते हैं कि वो हार कर भी जीत गए हैं, वो बाजीगर वाली स्थिति। उस स्थिति में आज सीधे सीधे जो है कि तेजस्वी पहुंच चुके हैं, बिहार में महागठबंधन पहुंच चुका है। क्योंकि देखिए, जो झंडा उठाना कोई सामान्य शब्द नहीं है, जो अभी उन्होंने सीधे कह दिया कि आपने झंडा उठाया था, देश भर में घूम घूम के जो है कि आप गठबंधन बना रहे थे और मोदी जी को हटाने के लिए, आपसे वो काम नहीं हो सका। वो काम अब वो झंडा हम उठाएंगे और मोदी जी को हम हटाएंगे। तो देखिए, चुनौती, राजीव जी, चुनौती तो वो दे रहे हैं जदयू को, शाब्दिक तौर पे वो चुनौती जदयू को दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अगर कहीं मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, भारतीय जनता पार्टी के मोदी और अमित शाह जी, वहां से बिहार के धरती से वो चुनौती उनको दी गई और उस चुनौती में काफी दम है। क्योंकि बिहार में अगर हम लोग पिछले 10 फरवरी से अगर हम लोग जोड़ के देखें, 36 घंटे के भीतर जो तमाम घटनाएं घटी, अभी भी उससे यह स्पष्ट दिख रहा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का किला जो है कि उसमें दरकते हुए नजर आया। वो बीजेपी जो कि जब बहुत ज्यादा अपने अनुशासन का डंडा, तमाम तरह की चीजें चलाती थी, आखिर उनके भी विधायक जो है कि वो गायब थे और वो अभी अचानक सदन के भीतर तो गायब रही। अब अभी भी हम लोग जो आंकड़े देख रहे हैं 129, अगर आपने आरजेडी के विधायकों को अपने साथ जोड़ ही लिया था तो 131 होना चाहिए था जी। कहां तो आपके कहां चले गए दो? और वो तो तमाम लोग अब इस चीज को मान रहे हैं कि जो 120, जो हम लोगों ने देखा कि जब जिस समय विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस समय तो वो संख्या और भी छोटी थी। यानी अगर वो संख्या और पीछे चली जाती तो क्या बाद में ये संख्या बढ़ती जिन लोगों को बाद में लाया गया? तो जो तेजस्वी का पूरा हमला है वो उन्होंने सीधे साबित कर दिया है कि मोदी जी, अभी अब मामला बिहार में खत्म नहीं हुआ है और बिहार की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। क्योंकि आप चुनौती वो जरूर जो है कि नीतीश जी को दे रहे हैं, नीतीश जी को तो चुनौती खुलेआम वो दे ही रहे हैं, लेकिन अब नीतीश जी मुख्य चीज घटक नहीं है। मुख्य घटक चूंकि अब लोकसभा चुनाव सामने में है, मुख्य निशाने पे कोई है भारतीय जनता पार्टी और उसको सीधे निशाने पे दिया। देखिए, उनके भाषण में हम लोगों ने यह भी चीज सुना, वो नीतीश जी को ललकार रहे हैं कि अब ओल्ड पेंशन स्कीम आना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम सुन के किन की नींदें हराम हो जाती हैं राजीव जी। ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम आते ही जो है कि वो मोदी जी और अमित शाह जी परेशान हो जाते हैं। चूंकि तमाम जगहों पे हम लोगों ने देखा है, अभी राजस्थान के चुनाव हो रहे थे, दूसरे अन्य जगह चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते हारे, लेकिन उस मामले पे कोई आश्वासन देने से भी बचते हैं। वो आश्वासन का और भी नहीं बोलते हैं। वो ओल्ड पेंशन स्कीम उनके मुंह से निकलता ही नहीं है। उस मुद्दे को, चूंकि बिहार के राजनीति में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला इस तरह से गर्म नहीं हुआ था, आज अचानक ने वो तेजस्वी वो मामला भी ले आए। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को भी के मामले पे भी सरकार को घेरा जाएगा। उनके पूरे भाषण में अगर हम लोग देखें तो उन्होंने जिस तरह से जो है कि जातिगत सर्वे का मामला उठाया, जनगणना का मामला उठाया, ओबीसी आरक्षण का मामला उठाया, वो मामला अब भारतीय जनता पार्टी के लिए गले के फांस बन चुका है वो। और आज सदन में उन्होंने बिल्कुल जो उनकी शैली थी, उनके पिताजी की शैली, बिल्कुल लालू यादव जी की शैली ऐसी होती थी कि वो जनता से सीधे कनेक्ट करते थे। एक भाषण में स्पार्किंग शैली होती थी और आज वही पूरा का पूरा स्पार्क जो है सीधे नजर आ रही थी। अब सवाल तो ये पूछा ही जाएगा कि आखिर क्यों पुलिस का प्रयोग करना पड़ा, जो आपने अभी रिपोर्ट में अपना बताया भी कि देर रात तक आप पुलिस का प्रयोग करके आप वहां से चेतन आनंद को लेके आते हैं, पुलिस का प्रयोग करके आप अपने ही विधायक को जो है कि उनको आप झारखंड से जब वो बिहार में इन करते हैं तो उन्हें बीच रास्ते में आप ब्लॉक करते हैं जी। और वो देखिए वो सदन में कब प्रवेश करते हैं राजीव जी? उनका सदन में प्रवेश होता है जब स्पीकर का होता है, तब तक में प्रवेश नहीं किए हुए होते हैं। उनका प्रवेश होता है जब फ्लोर टेस्ट होना होता है, तो तब तक में तो चीजें काफी स्पष्ट चीजें हो गई। लेकिन यहां पे खतरे की घंटी, मैं मानता हूं बहुत जबरदस्त खतरे की घंटी बजी हुई थी और वो अभी भी बजी हुई है। हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि ये राजीव जी बजट सत्र है, ये जो तमाम चुनौतियां इन्होंने उठाई है। आज तो चलिए आपने फ्लोर मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन फरवरी महीना बजट का सत्र का महीना है ये। अगर किसी, अब ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है महागठबंधन ने कि वो प्रत्येक दिन फ्लोर मैनेजमेंट ऐसे ही रखें। यानी जब भी बजट के कोई चीज पारित होने होंगे, अगर बजट का एक छोटा अनुबंध भी जो है कि वो पारित नहीं हुआ, अगर उसी दिन ये सरकार गिर जाएगी जी। तो सरकार के ऊपर जो कह रहे हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है। और जो सबसे एक बड़ा सा घटक चीज दिखा कि देखिए हमले काफी हुए, तेजस्वी यादव के जो है हम लोगों ने हमले, तीखे हमले देखे, लेकिन उन हमलों में बड़ा ही एक सावगोई एक चीज रखी गई कि हमले के निशाने पे नीतीश नहीं थे, हमले के निशाने पे बीजेपी थी। और अगर नीतीश जी के भाषण को भी देखें तो उनके हमले में भी जिस तरह से पूर्व में वो छोड़ के जाते थे
आरजेडी को छोड़कर बहुत तीखे हमले करते थे, वो अपना आपा खो देते थे, वो स्थितियां नहीं दिख रही। और जो चुनौती दे दिया इन्होंने कि क्या भारतीय जनता पार्टी गारंटी लेगी कि नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे नहीं, वो फिर से जो नहीं पलटेंगे इसका गारंटी कौन लेगा? बीजेपी के लोगों से भी आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए तो वो अभी भी कह रहे हैं कि एक ऐसा समीकरण बिहार में बनता चला जा रहा है जहां से फिर से पलटने की कहानी खुली हुई है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने बधाई दी उनको, एक टर्म में आपने 3 बार शपथ ग्रहण किया है, तो राजीव जी कौन गारंटी लेगा कि इस टर्म में वो चौथी बार शपथ का जरूर नुकसान किया था, क्योंकि वो टीम इंडिया के शिल्पकार थे। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि वो पूरे सबों के सामने में दिख रहे थे कि वो अलग अलग पार्टियों के लोगों को जोड़ने के लिए जा रहे थे। लेकिन देखिए, पहला नुकसान तो उन्होंने उसी समय किया कि जब वो गठबंधन से अलग हुए और जब तर्क दिया उस समय उन्होंने, तो क्या तर्क दिया कि कांग्रेस का ढुलमुल रवैया था इसलिए हम बीजेपी के खेमे में आ गए। तो देखिए, वो उस समय के भी जो तर्क दिए गए थे राजीव जी, वो बिल्कुल ही ऐसे तर्क थे कि आप जिससे लड़ने जा रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आप मोर्चा तैयार कर रहे थे, कांग्रेस में अगर कुछ कमी खामी रह गई उनके मुताबिक अगर, तो फिर क्या आप बीजेपी के खेमे में चले जाइएगा? तो उस समय भी उनके जवाब संतुलित नहीं थे और परसेप्शन का नुकसान जितना बड़ा होना था नहीं हुआ। लेकिन आज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भाषण सदन में तेजस्वी यादव जी ने दिया, उससे जो नीतीश जी के जाने से जो परसेप्शन के नुकसान की कहानी भारतीय जनता पार्टी गढ़ना चाहती थी, वो पूरे के पूरे नुकसान की भरपाई उसके आज तेजस्वी यादव ने अकेले कर दी। क्योंकि देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के देखें कि राहुल गांधी जरूर छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा के बीच में किन चीज़ों को उठा रहे हैं? वो उठा रहे हैं सीधे सीधे सामाजिक न्याय के मामले को उठा रहे हैं, आर्थिक न्याय के मामले को उठा रहे हैं, राजनीतिक न्याय के मामलों को उठा रहे हैं। बेरोजगारी हम लोगों ने देखा भारत जोड़ो यात्रा के फर्स्ट में भी बेरोजगारी, महंगाई बिल्कुल प्राथमिक मुद्दे बने हुए थे राजीव जी। आज जिस तरह से तेजस्वी ने सीधे इस मामले को उठाया, और ये कोई भी आदमी देख सकता है, 17 वर्ष बनाम 17 महीने, क्योंकि 2020 में हम लोगों ने देखा था कि उसमें जब तेजस्वी ने घोषणा की थी भाई नौकरियों को लेके, तब जरूर नीतीश कुमार ने कहा था कि भाई इतने पैसे कहां से लाओगे, बाप के पास से लाओगे। आज उन्होंने सदन में उठाया भी इस मामले को। लेकिन इन्हीं 17 महीने में बिहार में अभूतपूर्व ढंग से, जब देश भर में बेरोजगारी की स्थितियां बनी हुई थी, बिहार में एक सम्मानपूर्ण सरकारी नौकरी दी जा रही थी। यह एक अलग सा फेनोमेना बिहार में बनाया और तेजस्वी ने यह साबित कर दिया कि अगर आप चाहते हैं राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो चीजों को किया जा सकता है। यानी राहुल गांधी जिन मामलों को उठा रहे हैं, उन मामलों को बिहार के धरती पे क्रियान्वित किया गया 17 महीने में। जी, राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, भाई ओबीसी सेंसस का मामला उठा रहे हैं वो बिहार में। एक तरह से वहां पे इसको तेजस्वी और नीतीश ने वहां पे इन तमाम चीजों को जमीन पे किया। आज स्थिति क्या है? आज अगर हम लोग देखें कि नीतीश जी का जो पूरा का पूरा बहुमत है वो कहां पे है, वो जो है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महादलित वर्ग, ये 2 समूह उनके थे, और महिलाओं का वर्ग, ये तमाम समूह उन्होंने अपना निर्वाचक मंडल बनाया था जी। इन समूहों में आज किसकी पैठ है? आज अगर इन समूहों में अगर हम लोग देखें पैठ, तो वहां पे सीधे सीधे महागठबंधन का पैठ वहां पे बन चुका है। राजीव जी 2020 में तेजस्वी यादव ने कहा ना कि 2020 में अगर आप बीजेपी के साथ भी थे, यानी जदयू बीजेपी गठबंधन में थी, तब भी केवल 12,000 वोटों का अंतर था। और 2020 से हम लोग अब 2024 में आ चुके हैं। देश में एक अलग सा करंट है, अलग सी गति और दिशा की स्थिति है। तो क्या अब वो अंतर उतना ही रहेगा? और ये बात मैं केवल बिहार के संदर्भ में नहीं कर रहा हूं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के उस नारे और दावे को सुन के स्तब्ध रहता है कि 400 सीट वाले जो नारे दावे लग रहे हैं, उस संदर्भ में भी मैं कह रहा हूं कि वहां पे भी वही स्थितियां हैं, उनको सीधे सीधे चुनौती मिल रही है। और प्रोफेसर रविकांत जी के इस बात से मैं भी पूर्णतः सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में अब जैसे ही जयंत चौधरी निकले हैं, सोचिए उनको 7 सीटें सीधे सीधे उनको घोषणा कर दी गई थी। अब यहां पे फिर से बहन मायावती जी के आने के रास्ते बहुत ज्यादा प्रशस्त हो गए। अब यहां पे देखिए, इस गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए, और ये देखिए डे 1 से चीजें चल रही थी कि अगर बहन मायावती आएंगी तो वो ऐसा नहीं कि बहुत शुरुआत से वो जनवरी और दिसंबर में उसकी घोषणा हो जाएंगी। उनकी अपनी एक शैली है, और ये बात की पुष्टि हम लोग तमाम, अगर बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता से बात कीजिए, उधर से भी इसकी पुष्टि होती है। कांग्रेस के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड इसकी पुष्टि करते हैं। तो अब समाजवादी पार्टी इसका बहुत ज्यादा विरोध करेगी, उस तरह के स्वर हम लोगों को सुनने के लिए भी नहीं मिलेंगे। और मैं तो यह कह रहा हूं कि जैन जी चले गए, हम लोग चूंकि बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में बातों को रख रहा हूं, जैन जी चले गए, लेकिन जिस दिन जैन जी चले गए थे उसी दिन मैं मेरठ गया हुआ था, और जैन वहां पे जाट बहुल क्षेत्र में ही गया था राजीव जी। तो उनको जाठों का भी पूरा समर्थन उनके पास नहीं। और सरकार ने जिस तरह से अभी दिल्ली और एनसीआर में जो आपने रिपोर्ट दिखाई कि फिर से जो है कि वही किलेबंदी, वही सड़क पे जो है कि किसानों के प्रति
वही घृणा का भाव ये सरकार फिर से प्रतिबिंबित कर रही है। एक व्यक्ति जो है कि किसान भी है और वो एक जाति में भी बटा हुआ है, बिल्कुल। तो क्या वो अपने किसान वाले भाव को भूल जाएगा राजीव जी, कि वो किसान के रूप में उसके साथ जो तमाम अत्याचार हो रहे हैं उसे वो भूल जाएगा? तो मामला इतना ज्यादा आपस में मिले जुले हुए हैं। तो मुझे एक ही चीज लग रहा है कि बिहार से जो संकेत गया है और जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से संकेत, उसमें कहीं पे भी कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, आपस में वो चीजें पूरक हो रही हैं। और हमें लग रहा है टीम इंडिया का एजेंडा, अब जो लोग पूछते हैं कि एजेंडा क्या है, तो उनको आज तेजस्वी के भाषणों को सुन लेना चाहिए और उन्हें राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के मूल सिद्धांतों को समझ लेना चाहिए। वही एजेंडा और दूसरा कोई एजेंडा नहीं है इसका। जी बिल्कुल, टीम इंडिया और इंडिया गठबंधन